आज हम पढ़ेंगे संप्रेक्षण, है ना। संप्रेक्षण के बारे में, संप्रेक्षण के मूल तत्व क्या होते हैं। संप्रेक्षण का अर्थ पहले आप समझ लें कि संप्रेक्षण जो होता है, संप्रेक्षण का मतलब होता है भेजना, है ना। हम संदेश जो है किस माध्यम से कैसे भेज सकते हैं, वो संप्रेक्षण कहलाता है एक तरीके से। इकाई की रूपरेखा, इकाई जो है हमारी यूनिट। संप्रेक्षण का अर्थ, संप्रेक्षण के विविध रूप कौन कौन से हैं। मौखिक संप्रेक्षण, आंगिक संप्रेक्षण, लिखित संप्रेक्षण और संचार माध्यम, है ना। आगे हमारे पास है संप्रेक्षण का प्रयोजन। संप्रेक्षण का प्रयोजन में क्या क्या दिया हुआ हमको। व्यक्तिगत जरूरत, व्यक्तिगत संबंध, सूचना, आपस में बातचीत, आग्रह, मनोरंजन, है ना। ये तो थे इसके कुछ मूल तत्व, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं इस यूनिट में। अभी कुछ और बिंदु भी बाकी हैं, है ना, उन्हें भी हम पहले एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसे स्टार्ट करेंगे। संप्रेक्षण की प्रक्रिया कैसे शुरुआत होती है। स्रोत, वक्तृत्व, क्षमता, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, संदेश प्राप्ति, प्रतिक्रिया, संदर्भ, जीवन मूल्य और दृष्टिकोण, है ना। इसके बाद है हमारा सफल संप्रेक्षण। सफल संप्रेक्षण में क्या, सफल संप्रेक्षण के अवरोध। उच्चरित और लिखित भाषा, उच्चरित और लिखित भाषा में क्या है, संप्रेक्षण के तत्व, है ना। संप्रेक्षण के तत्व जो है यहाँ में सबसे पहले है प्रस्तावना, उसके बाद है उच्चरित यानी कि जो प्रोनाउंस की हुई यानी कि बोली हुई जो है ना। उच्चरित भाषा की प्रकृति, लिखित भाषा की प्रकृति, किस तरीके से लिखा गया है। उच्चरित और लिखित भाषा के भेद, एग्जाम्पल्स, है ना। उच्चरित और लिखित भाषा की विशेषताएं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, इसके हेलो मैम। प्रकार क्या। आगे देखिए, बोलचाल की भाषा का लिप्यंकन। लिखित भाषा पर उच्चरित भाषा का प्रभाव। ये लिखित भाषा पर जो उच्चरित भाषा पर यानी कि बोली गई भाषा का क्या प्रभाव है। आगे हमें दिया हुआ है, इस इकाई में आप भाषा के उच्चरित यानी जो बोलचाल की भाषा होती है हमारी, है ना, तथा लिखित रूपों का अध्ययन करेंगे। हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। इकाई के अध्ययन के बाद आप बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा के भेद को समझ सकेंगे, है ना। इसमें क्या क्या भेद है, क्या क्या डिफरेंस है। बोलचाल की भाषा की प्रकृति और इसके आधारभूत तत्वों को जान सकेंगे। लिखित भाषा की प्रकृति और उसके आधारभूत तत्वों को जान सकेंगे। बोलचाल की भाषा के लिप्यंकन की विधि का विश्लेषण कर सकेंगे। लिखित भाषा में बोलचाल के तत्वों को प्रस्तुत करने की विधि बता सकेंगे और उच्चरित और लिखित भाषा के प्रकारों और उनके इनके सामाजिक महत्व को समझा सकेंगे। आइए हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा प्रस्तावना है। प्रस्तावना में हमें क्या दिया हुआ है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि क्या है, मनुष्य समाज से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसे सामाजिक प्राणी कहा जाता है। सामाजिक बनने के लिए उसके पास भाषा एक माध्यम है, यानी कि एक माध्यम है कि वो अपनी अपनी बात को किस तरीके से दूसरे तक पहुंचा सकता है और समझा सकता है। अगर आप अपनी भाषा को नहीं बोल पाएंगे तो आप कैसे बताएंगे कि आपको आपने क्या किया, आप यहाँ आप अपनी जो अभिव्यक्ति, अपनी भावनाओं को कैसे समझा पाएंगे, है ना। तो मनुष्य का समाजीकरण भाषा द्वारा ही संभव होता है। वो समाज में तभी आगे रह पाता है जब वो कोई ना कोई भाषा को अच्छे से भली भांति जानता हो। अपने परिवार, परिवेश और फिर व्यापक समाज में भाषा का प्रयोग करते हुए ही मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है ना। अब आप, हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है ना। तो हिंदी जो हमारी है कम्युनिकेशन लैंग्वेज भी है एक तरीके से। तो हम तभी तो बता पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं। जो भी हमें बताना होता है हम कैसे बताते हैं, एक भाषा के द्वारा ही तो बता पाते हैं। हिंदी, इंग्लिश, आप जिस भी भाषा से जुड़े हुए हैं उस भाषा को आप बोल पाते हैं, तभी तो आप बता पाते हैं ना कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो इस आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। यानी कि जो हमारा जो कम्युनिकेशन है उसको ही हम क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। यानी कि अपनी भावनाओं को एक किसी भाषा में समझाना। मानव समाज में संप्रेक्षण एक अनिवार्य घटक है। कि मानव समाज में जो है, जो मानव जिस समाज में रहता है उसमें संप्रेक्षण एक अनिवार्य घटक है, बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसका तात्पर्य यह है कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में मनुष्य के पास सबसे सशक्त जो है माध्यम जो है भाषा ही है। अगर आप भाषा नहीं जानेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप मतलब आप कैसे बता पाएंगे किसी भी चीज को, है ना। कैसे अपना जो मैसेज है वो दूसरों तक पहुंचा पाएंगे। भाषा लोगों को एक दूसरे के नजदीक ले आती है। सहमति, असहमति, विरोध, घृणा, प्रेम आदि को हम भाषा के द्वारा ही व्यक्त
या संप्रेषित करते हैं, है ना। आप किस चीज से सहमत है, किस चीज से असहमत है, आप किसका विरोध करना चाहते हैं, किससे घृणा घृणा है, किससे प्रेम है, आपको बताना ही पड़ता है ना अपने मुंह से क्या करके। तो मनुष्य के पास संप्रेषण के लिए भाषा के दो रूप उपलब्ध हैं। एक को हम भाषा को उच्चरित रूप कह सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं, है ना, बोलचाल की भाषा, और दूसरे को भाषा का लिखित रूप, है ना। भाषा के दो रूप होते हैं, एक उच्चरित और एक लिखित। इस इकाई में भाषा के इन दोनों रूपों पर विस्तार से विचार किया जाएगा। आगे दिया हुआ है, हम इस इकाई में उच्चरित और लिखित भाषा की प्रकृति और इनके स्वरूप पर भी चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? उच्चरित और लिखित भाषा की प्रकृति और इनके स्वरूप पर भी हम चर्चा करेंगे, और इन दोनों के भेदों और इनकी विशेषताओं पर भी इस इकाई में प्रकाश डाला जाएगा। इस इकाई में यह भी बताने की कोशिश की जाएगी कि संप्रेषण की दृष्टि से ये दोनों रूप समाज में किस प्रकार कार्य करते हैं और इनमें से किसका कितना महत्व है। इसके साथ ही उच्चरित और लिखित रूपों के प्रकारों पर भी हम इस इकाई में चर्चा करेंगे। यह हम सभी जानते हैं कि विचारों के आदान प्रदान की दृष्टि से भाषा के विचार विनिमय के अपने विचारों को आदान प्रदान करना, विचारों को एक से दूसरे तक पहुंचाना की दृष्टि से और संप्रेषण की दृष्टि से भाषा के उच्चरित और लिखित दोनों ही रूपों का योगदान होता है ना। क्या होता है, जब इस हम कम्युनिकेशन लैंग्वेज को जब हम यूज करते हैं तो वो लिखित रूप में भी होती है और उच्चरित रूप में भी होती है, तो दोनों ही रूप का जो योगदान होता है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इन दोनों रूपों की संरचना में पर्याप्त अंतर होता है, बहुत डिफरेंस होता है दोनों में, है ना। दोनों का प्रयोग क्षेत्र भी भिन्न है, दोनों को एक पर्टिकुलर उनका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया कि हम कैसे इसे यूज कर सकते हैं, है ना। जो हम लिखते हैं वो हम एज इट इज बोल नहीं सकते, है ना। जो हम बोलते हैं वो एज इट इज लिख नहीं सकते। तो और दोनों मानव समाज की संप्रेषण संबंधी अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, है ना। इस दृष्टि से इन दोनों भाषा रूपों में पाए जाने वाले अंतरों की चर्चा भी हम इस इकाई में आगे दिया हुआ है। उच्चरित और लिखित भाषा को तुलनात्मक दृष्टि से यह विचार करें तो इन दोनों के अंतरों को समझा जा सकता है। उच्चरित रूप से लिखित रूप का विकास होता है, इसलिए ये दोनों परस्पर एक दूसरे को प्रभावित भी करते रहते हैं। इन प्रभावों पर भी हम हिंदी भाषा के संदर्भ में इस इकाई में विचार करेंगे। प्रस्तुत इकाई में बोलचाल की भाषा के लिप्यांकन और लिखित भाषा में उच्चरित भाषा की विशेषताओं को ले आने की प्रवृत्ति पर भी चर्चा की जाएगी। हमें यह ध्यान देना होगा कि भाषा या वाणी का सामाजिक संप्रेषण में प्रयोग केवल बोलने में ही नहीं, लिखने में भी प्रकट होता है ना। क्या बोला उन्होंने कि हमें यह ध्यान देना होगा कि भाषा या वाणी का सामाजिक संप्रेषण में प्रयोग, हम जिस जो बोलते हैं उसका जो सामाजिक संप्रेषण में जो प्रयोग होता है, समाज में हम जिस तरीके से उसको बताते हैं, उसका केवल बोलने में ही नहीं लिखने में भी प्रकट होता है ना। बोलते समय अनेक प्रकार की शारीरिक अनुक्रियाएं, अनुक्रिया यानी कि ये एक्टिविटी जो हमारी होती है ना, हमारे जो एक्शंस होते हैं जैसे हम बोल सकते हैं, और चेष्टाएं भी हम करते हैं। चेष्टा यानी कि हमारी कुछ भी हम अपनी इच्छा को कैसे बता सकते हैं, अपने हाव भाव से भी तो हम इसे जाहिर कर सकते हैं ना। यदि आप अपने मौखिक यानी उच्चरित भाषा व्यवहार पर गौर करें तो आप पाएंगे कि हमारी मुख मुद्रा, है ना, जो हम जिस तरीके से बोलते हैं, हमारी जो मुख मुद्रा है, आंखों की भंगिमा तथा अंगों प्रत्यंगों का संचालन हमारे संप्रेषण में कितना सहायक होता है। यानी कि जो हम जो अपने हैंड मूवमेंट, हमारे जो हैंड मूवमेंट्स होते हैं, फेस एक्सप्रेशन होते हैं, उसमें भी उसका भी कहीं ना कहीं हमारी बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा योगदान होता है ना। आगे, इनके सहयोग के बिना उच्चरित कथन सुनने वाले एक पूरी तरह संप्रेक्षणीय नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, है ना। इसी प्रकार लेखन में शब्दों का चयन, शब्दों का चयन कि जो कुछ कि शब्दों का चयन कि शब्दों को किस तरीके से यूज किया जाए, जो अच्छे शब्दों को किस तरीके से सेट किया जाए, है ना। उनका संयोजन यानी कि उनको आपस में कैसे रखा जाए, और उनके बीच विरामों की अवस्था, अल्प विराम, पूर्ण विराम, हम जिस तरीके से लिखते हैं, हिंदी लिखने का भी एक तरीका होता है ना। हिंदी मतलब कोई भी लैंग्वेज जो हम लिखते हैं उसमें उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, है ना। हम किसी भी तरीके से, जैसे कि आप इस पैरा को ही पढ़ रहे हैं तो कहीं पर कॉमा लगाए, कहीं पर फुल स्टॉप लगाए, कहीं पर ब्रैकेट लगा हुआ है ना। तो ये एक तरीके से लिखा हुआ है ना। ऐसे तो नहीं कि कहीं भी कुछ भी लिख दे, जिस तरीके से हम बोलते हैं वहीं से हम उसी तरीके से हम लिख दे। तो कहने का मतलब यही है कि लिखित रूप में और उच्चरित रूप में काफी अंतर होता है। ओके, जब तक सुचारू रूप में नहीं होती है, इनकी व्यवस्था सब तक सुचारू रूप में नहीं होती है, तब तक
लिखित मंतव्य यानी कि कथन स्पष्ट नहीं हो पाता है कि हम क्या कहना चाहते हैं अपने शब्दों के माध्यम से। इन दृष्टियों से भी इस इकाई में विचार किया जाएगा। उच्चारित भाषा की प्रकृति। अभी हमने यह जाना कि भाषा मानव समुदाय के सदस्य को एक दूसरे के निकट लाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। हम अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा का ही प्रयोग करते हैं। यह काम हम दो तरीकों से कर सकते हैं, एक तो बोलकर और दूसरे लिखकर। बोलकर अपनी बातें हम उच्चारित भाषा के माध्यम से पहुंचाते हैं। उच्चारित रूप के माध्यम से संप्रेषण के लिए यह जरूरी है कि सुनने वाला श्रोता हमारे सामने हो। समाज में यह एक सच्चाई है कि उच्चारित भाषा का अस्तित्व समाज के लिए अनिवार्य है। यह तो आप जानते हैं कि मानव शिशु जन्म लेने के कुछ ही वर्षों के बाद अपनी मातृभाषा को बोलना शुरू कर देता है। भाषा के उच्चारित रूप को वह अपने परिवार, परिवेश और समाज में अर्जित करता है। उच्चारित रूप का यह अर्जन मानव शिशु अनुकरण के द्वारा करता है और यह प्रयास करता है कि जिस तरह उसके संपर्क में आने वाले लोग बोलते हैं उसी तरह वह भी बोल सके। हम यह भी कह सकते हैं कि मनुष्य उच्चारित भाषा अपने परिवेश से स्वतः ही सीख लेता है। उच्चारित भाषा रूप को सीखने की यह प्रक्रिया अनायास अनकॉन्शियसली होती है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि मानव शिशु को प्रारंभिक वर्षों में किसी भी भाषा परिवेश में रखा जाए वह उसका बोलचाल का रूप सीख लेता है। मैम, जैसे कि हमें ना, जैसे भाषा होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली बात तो ये कि इसमें हमारा जन्म से ही हमें भाषा का विकास नहीं होता। जैसे कि हम जब थोड़े थोड़े से बड़े हो जाते हैं वैसे ही हम भाषा को सीखते जाते हैं। पहली भाषा तो हमें अपने घर से ही मिलती है, फिर स्कूल में, फिर जो भी हम आगे इस लाइफ में सीखते हैं मैम, जैसे कि जो भी बाहर का सारा, वो पहली होती है लिखित और वो मौखिक और दूसरी लिखित। पहले तो जो हम कोई बोलता है हम उसको सुनते हैं, वो एक भाषा हो गई, और दूसरा फिर हम लिख के, इसको मैम जी संप्रेषण भाषा कहते हैं। जी, संप्रेषण तो वो होता है कि आप एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज जब आपकी बन जाती है ना, उसे जब बोलते हैं उसे कहा जाता है संप्रेषण, कि आप अपने अपनी भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करेंगे, है ना, वो हो जाती है संप्रेषण वाली। और संप्रेषण के अंतर्गत ही ये आते हैं। उच्च भाषा की एक प्रकृति और कि उनके भाषा समाज में प्रचलित होते हैं। यदि आप ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि हिंदी भाषा के उच्चारित रूप में ही कितनी विविधता है। हिंदी भाषा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बोलिए का है। हिंदी बोलिए में हम ब्रज अवधि बोलियो है बेटा वो मगही आदि का नाम ले सकते हैं। इन बोलियों बोलने वाली की हिंदी उचित रूप से दूसरे से भिन्न दिखाई दे। इसका तात्पर्य हम लोगों को उन उच्चारण के आधार पर पहचान लेते हैं कि वे किस प्रकार का नगर के रहने वाले हैं। इसी तरह हिंदी का आपने एक लाइन मिस कर दी है। इसका तात्पर्य यह है कि बोली भाषा का प्रभाव उच्चारण बेटा करते वो हैं। बोलियो है, बोलियां जो होती है ना, बोलियों का प्रभाव उच्चारण करते समय हिंदी पर भी पड़ता है। शायद इसलिए हम लोग को उनके उच्चारण के आधार पर पहचान लेते हैं कि वे किस प्रांत, क्षेत्रीय या नगर के रहने वाले हैं। इसी तरह हिंदी का उच्चारित रूप भारतीय भाषा के मिश्रण से भी निर्मित होता है, दिखाई देता है। अपने बम्बईया हिंदी, जिसका प्रयोग हिंदी फिल्म में खूब होता है, कलकतिया हिंदी, हैदराबादी हिंदी आदि भाषा रूपों का नाम सुना होगा। वास्तव में यह रूप क्रमशः मराठी, बंगाला और तेलुगु के प्रभाव से उत्पन्न हिंदी के उच्चारित रूप है। ओके। हाँ, ये वाले पूरे पैराग्राफ से आप क्या समझे, आप छोटा सा एक्सप्लेन करें, यस मैम, मैं संक्षिप्त रूप में आप इसे बताएं। एक्सप्लेन करूं मैम? इसमें ये बताया गया है, यूजुअली हम किसी भी
मतलब किसी भी इंसान को देखते हैं और उनकी बोली सुनते हैं तो हम ये अंदाजा लगा पाते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। लाइक कोई बिहारी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई मराठी बोलता है, तो इससे हम समझ पाते हैं कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी भाषा से। वैसे नहीं, हम्म, अंदाजा लगा पाते हैं हम। ओके ओके, आगे हम इसे पढ़ते हैं। ओके, आगे हमें दिया हुआ है उच्चरित भाषा को परंपरागत रूप में एक और नाम भी दिया गया है, वाक, यानी कि जिसे बोलते हैं स्पीच। वाक का तात्पर्य है कहना। क्या तात्पर्य होता है इसका? अर्थ जो होता है वो होता है कहना। अपनी बात कहने के लिए मनुष्य के पास उच्चरित भाषा होती है ना, जो उच्चारण की हुई, जो बोली हुई इसकी भाषा होती है। इसलिए अनेक विद्वान यह भी मानते हैं कि मनुष्य का जन्म ही बोलने के लिए ही हुआ है। इस मान्यता को इस तथ्य के से भी बल मिलता है कि हम किसी ऐसे समाज के अस्तित्व की कल्पना इस धरती पर नहीं कर सकते जिसमें वाक ना हो। कि हम ऐसे अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर सकते इस धरती पर कि जिसमें वाक ना हो, यानी कि स्पीच ना हो, है ना। हम यह भी कह सकते हैं कि जहां कहीं भी मानव समाज के समूह परस्पर एक दूसरे से जो लोग जुड़ते हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो वे संप्रेषण के लिए भाषा के उच्चरित रूप का ही प्रयोग करते हैं। हम मोस्टली क्या करते हैं, बोलकर ही बताते हैं ना, हर चीज लिखकर तो हम बता नहीं सकते हैं। तो हम लोग आपस में बातचीत, जैसे कि अभी मैं आपको इस पैरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं बोलकर ही कर रही हूँ, थोड़ा अपनी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, थोड़ा इस लैंग्वेज में समझा रही हूँ जो लिखी हुई है ना। तो आप एज इट इज इसको पढ़ के एकदम से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की भी तो जरूरत होती ही हर चीज को। तो इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं, है ना। तो संप्रेषण के लिए क्या, भाषा के उच्चरित रूप का ही हम मोस्टली प्रयोग करते हैं। शायद यही कारण है कि उच्चरित भाषा की प्रकृति में इस महत्वपूर्ण बात को देखते हुए कि उच्चरित भाषा का प्रयोग करके ही भाषा समुदाय के सदस्य बनते हैं। क्या होता है कि भाषा का एक पूरा एक कम्युनिटी बन जाती है, कि लैंग्वेज की क्या पूरा ग्रुप बन जाता है ना। तो प्रसिद्ध भाषा के वैज्ञानिक जो है ब्लूमफील्ड ने यह कहा कि भाषा से तात्पर्य केवल उच्चारित भाषा से ही है। वे मानते हैं कि मतलब भाषा क्या है, जो आप बोलते हैं, जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं, वही भाषा है। और क्या है, वे मानते हैं कि लिखित भाषा के कुछ दृश्य संकेतों के रूप में, दृश्य यानी जो हमें दिखाई देता है, जो हम देखते हैं, सीन जिसे हम बोल सकते हैं, है ना। दृश्य संकेतों के रूप में भाषा जो जो कि उच्चारित भाषा, उसे उसे अभिव्यक्त करने का यानी कि बताने का एक तरीका है। आधुनिक भाषा वैज्ञानिक अध्ययनों का आधार बोलचाल की भाषा को ही बनाया गया है। आधुनिक भाषा जो है वैज्ञानिक अध्ययनों का आधार जो है बोलचाल की भाषा को ही बनाया गया है। यह दृष्टिकोण मानता है कि मौखिक भाषा की तुलना में लिखित भाषा का स्थान गौड़ है, यानी कि जो बोलचाल की भाषा है वो ज्यादा हमारी यूज होती है, उसका जो है इम्पोर्टेंस ज्यादा है ना। ओके, हम आगे इससे कंटिन्यू करते हैं। लिखित भाषा की प्रकृति। लिखित भाषा की प्रकृति क्या होती है? उच्चरित भाषा की प्रकृति पर विचार करते हुए हमने देखा कि लिखित भाषा की तुलना में उच्चरित भाषा को अधिक महत्व दिया गया है ना, क्योंकि इस भाषा को भाषा का प्रयोग करने वाले अपने परिवेश से स्वतः ही सीख लेता है। या हमारी जो बोलचाल की भाषा है, हम क्या होता है कि बड़े होते होते यूं ही सुनते सुनते हम सीख लेते हैं। पर हमें क्या होता है, हमें लिखित भाषा के लिए उसे सीखना पड़ता है। उसमें किस तरीके से मात्राएं लगेंगी, किस तरीके के मतलब उसको, जैसे कि हमें एक सेंटेंस ही लिखना है मान लो, तो हम यूं ही थोड़ी लिख सकते हैं। हमें पहले अक्षर सीखने पड़ते हैं, अक्षर के बाद मात्राएं सीखनी पड़ती है, मात्राओं के बाद हमें वाक्य बनाना आना चाहिए। तो मतलब कि एक तरीके से लिखित भाषा को लिखना आसान नहीं है, उसे हमें प्रॉपर सीखना पड़ता है ना। उच्चरित भाषा ही मनुष्य के समाजीकरण का आधार होती है, लेकिन इससे लिखित भाषा का महत्व कम नहीं हो जाता। लिखित भाषा सृजनात्मक साहित्य का माध्यम होती है, मतलब कि एक तरीके से जो लिटरेचर हमारे लिखा हुआ है हिंदी का, जो हमारा सृजनात्मक साहित्य है, तो साहित्य में जो जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे गद्य पद, है ना, ये सारी चीजें आती हैं। इसका प्रत्येक भाषाई समाज में अपना विशिष्ट स्थान होता है। हम यह भी कह सकते हैं कि मानव जीवन में भाषा के लेखन का आविष्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। सबसे जो है ज्यादातर क्या है, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनके बारे में से लिखा गया। मानव जीवन के भाषा के लेखन का आविष्कार जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। मानव समाज में भाषा का लिखित रूप एक सांस्कृतिक उपलब्धि है। मानव समाज में जो भाषा का लिखित रूप क्या है, एक सांस्कृतिक उपलब्धि है। यह मानते हुए कि वाक की तुलना में, जो हम बोलते हैं उसकी तुलना में लेखन की उपलब्धि
मानव समाज को काफी बाद में प्राप्त हुई है ना। लिखना उसे बहुत बाद में सीखा है। पहले क्या था कि पहले ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधि, इन सब में क्या होता था कि पद रचनाएं होती थी। पद रचनाएं उनकी वह भाषा होती थी जो लगभग वो बोलते थे, है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जब गद अ, गद का जो है सर्जन हुआ, और उसके बाद जब गद में विविध विधाएं होने लगी, तो पर्टिकुलर क्या हुआ कि किसी भी सेंटेंस को या एक पैरा को लिखने का एक तरीका मालूम पड़ा, और उसके क्या क्या रूल्स होते हैं वो हमने धीरे धीरे करके सीखे, है ना। आगे दिया हुआ है, मानव सभ्यता के विकास पर लेखन का गहरा प्रभाव होता है। हम सभी के लिए जो साहित्यिक संस्कृति के बीच पले बड़े हैं, एक ऐसे संसार की कल्पना कर पाना भी कठिन होगा जहाँ लेखन का अभाव हो, है ना। हम सभी के लिए जो साहित्यिक संस्कृति के बीच पले बड़े हुए हैं, एक ऐसे संसार की कल्पना कर पाना भी कठिन होगा जहाँ लेखन का अभाव हो, जहाँ पे लिखा नहीं जाता हो। क्या आप और हम अपने इर्द गिर्द ऐसे माहौल की कल्पना कर सकते हैं और उसमें संतुष्ट रह सकते हैं जिसमें ना किताबें हो, ना अखबार हो, ना ही पत्र चिट्ठियां हो, ना वेतन चिट्ठा हो, और ना ही परिचय पत्र हो, जहाँ लेक्चर नोट ना हो, रास्तों के पते ना हो, बैनर पोस्टर, मतलब कि हर जगह कुछ ना कुछ आपको लिखा ही मिलेगा, है ना। कहने का मतलब ये है। और विज्ञापन ना हो, ना ही डॉक्टर की पर्चियां वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। क्या हम ऐसी शिक्षा पद्धति की कल्पना कर सकते हैं जिसमें इमला यानी कि डिक्टेशन ना हो, पाठ्य पुस्तकें और अभ्यास और निर्देश पुस्तिकाएं ना हो। आधुनिक समाज इनमें से किसी भी स्तर पर लेखन की शून्यता को बर्दाश्त नहीं कर सकता है ना। अर्थात हमारी आधुनिक सभ्यता लेखन के बीच ही जीती है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि लेखन ने ही सभ्यता को संभव बनाया, लेकिन लेखन को हम कम महत्व देकर मात्र वाक को ही महत्व देना भी गलत होगा। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर हम मोस्टली जो है कि हम कम्युनिकेट अपनी उच्चरित भाषा से करते हैं तो लिखित भाषा का कोई महत्व नहीं है। लिखित भाषा का भी अपना अपना पूरा महत्व है ना। भाषा का लिखित रूप हमारी सभ्यता का ही परिणाम है। वह एक ऐसा उत्पाद है जिसे हमारी सभ्यता ने आकार दिया है, और वह एक ऐसा औजार है जिसने मानव सभ्यता को निखारा है। ये बहुत प्यारी लाइन दी हुई है लास्ट में कि वह एक ऐसा उत्पाद है, इसके बारे में दिया हुआ है, जिसने हमारी जो भाषा है वो क्या है, वह एक ऐसा उत्पाद है जिसे हमारी सभ्यता ने आकार दिया है ना। और वह एक ऐसा औजार है जिसने मानव सभ्यता को निखारा है। ओके, तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पर खत्म होता है।